बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बातें करेंगे बेल एवं तूत फसल की खेती और उसके देखभाल के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे गोंद के उत्पादन और मूल्य संवर्धन के बारे में। तो बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के किसान अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपकरण। रांची के पशुपालकों के लिए 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन और करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद अर्का हरित। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि प्रभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कृषि यांत्रिकीकरण उपयोजना के तहत कोडरमा के किसानों के बीच अनुदान पर कृषि उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसमें लैंप्स, पैक्स, स्वयं सहायता समूह जैसे संगठनों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान दिया जाएगा, जबकि लघु एवं सीमांत किसान, महिला किसान, ST/SC वर्ग के किसान को व्यक्तिगत रूप से कृषि यंत्रों पर 50 से 60% अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए कोडरमा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। रांची जिला के सभी प्रखंडों के 291 पंचायतों में 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 28 फरवरी तक चलेगा। सभी प्रखंड और पंचायतों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। रांची जिला के पशुपालक अपने पशुओं के इलाज, बधियाकरण, टीकाकरण, गर्भ जांच और स्वास्थ्य जांच का पशु चिकित्सा शिविर में लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए अपने घर में खुद जैविक उर्वरक अमृत जल बना सकते हैं। अमृत जल बनाने के लिए अनुशंसित मात्रा में गोबर, गोमूत्र, गुड़ और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अमृत जल में भी जो हम देसी गाय का गोबर, गोमूत्र 1 किलोग्राम और देसी गाय का गोमूत्र 1 लीटर, इसके साथ ही 50 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और 10 लीटर पानी में इसे हम घोल के 3 दिन तक इसको छायेदार स्थान पर रखते हैं और फिर 100 लीटर पानी में इसे घोल के हम इसका खेती में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग न सिर्फ खेती में किया जा सकता है 7 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई जल के साथ, बल्कि इसे हम खाद बनाने में भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी खाद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंड नट डिकोर्टिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में बंधक कीट और फलछेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में सूट यानी बंधक कीट और फलछेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। 1-1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार इसका उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी,
खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आज हम बातें करने जा रहे हैं बेल एवं तूत की खेती और उसके देखभाल के बारे में। तो जो भी किसान भाई बहन बेल एवं तूत फसल लगाए हुए हैं, उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि इसके देखभाल के लिए आपको किन किन उपायों को अपनाना है। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बेल व तूत की फसल की खेती व देखभाल के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हार पलांडु के विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। हमारे स्थानीय बाज़ारों में तूत तो बहुतायत मिलती है, लेकिन इसकी खेती और इसकी देखभाल कैसे करके हमारे किसान भाई मुनाफा ले पाएंगे, व्यावसायिक तरीके से कैसे इसका लाभ ले पाएंगे, इसके बारे में आप हमारे किसान भाई को बताएं। इस मौसम में देख रहे हैं कि गाँव में और आसपास के शहरों में भी तूत आना शुरू हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो तूत मार्केट में आता है उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो अलग अलग किस्मों का या लोकल किस्मों का वहाँ का तूत आता है। फिर भी वो तूत का भी मार्केट में इतना क्रेज़ है, लोग इतना पसंद करते हैं कि इसको आसानी से लोग ले लेते हैं, और कई बार तो शहरों में मिलना नामुमकिन सा हो जाता है, हमको दिखता नहीं है, क्योंकि गांव स्तर पर ही इसका इतना अच्छा डिमांड है कि वहीं पे इसकी खपत हो जाती है। इसीलिए अगर इसको व्यावसायीकरण में लाना है तो सबसे पहले इसके लिए एक उन्नत किस्म का हमको ध्यान देना होगा। ICR RCR जो प्लांडो हमारा संस्थान है, इस पे कई वर्षों से काम कर रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में हमने इसकी एक किस्म को इजाद किया है, जो अभी हमारे रिसर्च फार्म में लगी हुई है, और इस प्रकार की अच्छी उन्नत किस्मों को हम आगे लेके चलेंगे, तभी इसका व्यावसायीकरण हो पाएगा। आमतौर पर तो हम देखते हैं कि तूत के पेड़ हमारे घरों में 1 या 2 लगी हुई है, उससे हमारे किसान भाइयों को मुनाफा नहीं मिल पाती, लेकिन उसको अगर व्यावसायिक रूप से बृहद रूप से करना चाहेंगे तब उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, अगर उनको व्यावसायिक रूप में बड़े एरिया में इसको करना है, बड़े क्षेत्रफल में लगाना है, व्यावसायिक रूप में लगाने के लिए बड़े क्षेत्र में लगाना ही बहुत आवश्यक है। छोटे स्तर पे कई बार होता है कि हमको उतना मुनाफा नज़र नहीं आता है कि 2 पेड़ से, तो कम से कम 50 पेड़ 40 पेड़ लगाने से एक मुनाफे वाली फसल को के रूप में इसको देख पाएंगे आप। जैसे इसका मार्केट स्टार्ट होता है, हम लोगों के यहाँ पे इतना डिमांड है इस तूत का कि पहले से ही व्यापारी लोग आके इसको खरीदने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी लंबाई है, काफ़ी लंबा तूत है, मिठास इतनी भरपूर है
कि आपको लगे कि आप एक चीनी के बराबर किसी फल को खा रहे हैं। तो इस प्रकार की उन्नत किस्मों को अगर व्यावसायिक रूप में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से तूत जैसी फसल आने वाले समय में किसानों को बहुत लाभ देगी। उसी के साथ में इसके कई पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। आप इसका सिरप बना सकते हैं, इसका आप स्क्वैश बना सकते हैं, और इसको सुखाकर सिंपली आप अगर साधारण भाषा में बोलेंगे, आप इसको छाँव में इसमें सुखा लेंगे तो ये सूख जाता है और ये मुनक्का की तरह काम आता है और आप इसको सालों भर खा सकते हैं। और हेल्थ की दृष्टि से देखेंगे ये अपने आप में एक संपूर्ण टॉनिक है। इसमें जो एंटी कैंसर वाले कंपोनेंट, आपके बहुत सारे जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फल है, जिस फल में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो इस प्रकार की फसलों को हमको आगे प्रमोट करना चाहिए। जैसे आज के दौर में हमारा चल रहा है कि हमको फिर से आ रहे हैं कि हमको श्री अन्न का हम मिलेट्स के लिए बोल रहे हैं कि वो बहुत ही लाभकारी है। इसी प्रकार से ये भी हमारे जो पुरानी फसलें हैं जो कई सालों से हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया है। तो ये एक बहुत ही सही समय है कि इस तरफ हमारा ध्यान जाए और इस प्रकार की जिसमें जो न्यूट्रिएंट से भरी हुई फसलें हैं, न्यूट्रिएंट से भरे हुए फल हैं, लोकल फल है, उसकी तरफ हमारा नज़रिया जाना चाहिए और इसका व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करना चाहेंगे तो ICR की तरफ से कौन सी उन्नत किस्में इसका इजाद की गई है और उसको कैसे लगाएंगे, क्या सही समय होना चाहिए उसको लगाने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे उन्नत किस्म के हम बात कर रहे थे, एक उन्नत किस्म पहले की जो उन्नत किस्में हैं तूत के बारे में वो राजस्थान बीकानेर से विकसित की गई थी। उसके बाद में इसकी किस्में हमारे ईस्टर्न पार्ट के इस क्षेत्र में इसकी उन्नत किस्म नहीं होने के कारण से हमने इसमें काम किया और एक हमने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन, जिसको अभी हम मलबेरी सिलेक्शन बोल रहे हैं, उसको इजाद किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी किस्म है। एक एक पेड़ से हम 25 से 30 किलो तक फल निकाल सकते हैं। और इसको लगाने का सही समय होता है बारिश के समय इसको लगाया जाता है, बारिश के समय। और इसकी कटिंग्स के द्वारा इसके पौधे हम तैयार करते हैं ठंड में और बारिश में इसको लगाया जाता है। और बहुत ही आसानी से ये फल जो का पेड़ है जो लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बारिश में लगाएंगे, 1 साल के बाद दूसरे साल से ही आपको इसमें फल का आना शुरू हो जाएगा और आप दूसरे साल से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में ये ऐसा फल है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कि इसके बहुत सारे आजकल कंपनीज भी आगे आ रही है जो फूड ग्रेड का कलर बनाती है। बहुत सारा कलर का इस्तेमाल होता है हमारे पेय पदार्थों में, तो वो जो पेय पदार्थों में कलर बनता है उसमें फूड ग्रेड कलर का इस्तेमाल होता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो फल है, क्योंकि ये एंथोसाइनिन कलर से बहुत रिच है, आप देखते हैं कि कितना लाल और गुलाबी रंग का इसका फल होता है, तो उससे कलर निकाल के भी उस कलर का भी व्यवसायीकरण किया जा सकता है। जो किसान भाई बेल की खेती करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, कैसे वो बेल की खेती करके अपनी आय को दुगना कर सकते हैं? दूसरा फसल जो हम बात कर रहे हैं फलों में, वो बेल यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इस समय भी उसका सीज़न है, तो इस समय इस पे बात करने के लिए बिल्कुल सही समय है। बेल में हम हार प्लांडू में हमारे यहाँ पे जो हम काम किए हैं ICR में, उसमें हम कई किस्मों को हम यहाँ पे प्रदर्शित भी किए हमारे फील्ड में, जिसमें पंतनगर की बहुत सारी किस्में हैं, पंत अपर्णा है, पंत उर्वशी है, पंत सुजाता है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन हमारे झारखंड के क्षेत्र में दे रही है। तो उन उन्नत किस्मों का किसान लोग पौधा लगाइए। उसी के साथ में अभी हाल ही में हमने भी यहाँ पे हमारे ICR प्लांडू से एक नई किस्म का इजाद किया है, जिसका हमने स्वर्णा वसुधा नाम दिया है। इस किस्म की विशेषता ये है कि ये बाकी बेल के पेड़ की तुलना में इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। हम कह सकते हैं कि इसको जो बाकी बेल है जहाँ 10 मीटर पे लगाना चाहिए, यहाँ इस बेल की किस्मों को हम 6 मीटर की दूरी पे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रति क्षेत्रफल पौधों की संख्या बढ़ जाने से इसमें हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगर बेल और सहतूत की खेती हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ICR प्लांडू कितना सहयोग करता है, क्या प्रशिक्षण की सुविधाएँ हैं? जितने भी किसान हमारे यहाँ पे विजिट में आते हैं या किसी ट्रेनिंग में आते हैं, हम इस विषय में ज़रूर बात करते हैं। और कोई भी अगर कोई किसान अपने खुद से आके इस बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए ICR प्लांटों के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। कभी आके वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे संस्थान में हमारे अध्यक्ष से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। और अगर ग्रुप में कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप किसी आत्मा के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आपके आसपास में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारी कृषि से संबंधित संस्थाएँ हैं, वहाँ पर भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई।
बेल और शहतूत की खेती करके आप कैसे इसका व्यावसायिक रूप ले सकते हैं और कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बातें करेंगे गोंद के उत्पादन एवं उसके मूल्य संवर्धन के बारे में। तो गोंद उत्पादन के दौरान हमें क्या क्या करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए मूल्य संवर्धन कैसे करें, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गोंद के उत्पादन के बारे में और किस तरह से उसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं इसके बारे में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में है डॉक्टर एस.सी. शर्मा साहब। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जो गोंद है उसका उत्पादन और उसको किस तरह से मूल्य संवर्धित किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि गोंद है क्या और इसका उत्पादन करने का जो प्रक्रिया है वो किस रूप में है। गोंद जो है सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं जी, उनसे उत्पादित किए जाते हैं और ये प्राकृतिक तरीके से भी उत्पादित होते हैं। साथ ही साथ इसको और अधिक जैसे व्यावसायिक रूप से हमको उत्पादन करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ गोंद उत्पादन करने की तकनीक विकसित किए हुए हैं, जो कि नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस नेटवर्क परियोजना में हमारे टोटल 9 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में और अलग अलग गोंदों पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर है, जो कि बबूल का गोंद जो होता है उसको कैसे हम उत्पादन करें और उसको किस तरीके से प्रसंस्करण करें जिससे कि उसका मूल्य संवर्धन हो जाए, तो इस पर कार्य करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है, वो गम कराया जो होता है उसका उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से संबंधित कार्य करता है। लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मदर प्लांट हैं जिसपे कि गोंद का उत्पादन किया जाता है? यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो वृक्ष उपलब्ध हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारा सहजन का पेड़ है वो उपलब्ध है और चिरौंजी का पेड़ उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे पास पलास का पेड़ उपलब्ध है और कुछ जो जगह है वहाँ पर कराया का भी पेड़ उपलब्ध है। जैसे तैमारा घाटी है, उसमें हम लोग छोटे स्तर पर कुछ कराया गोंद उत्पादन करने के लिए वहाँ पर प्रशिक्षण हम लोग किए हुए हैं और हम लोगों ने यह पाया है कि विभिन्न तकनीकी से गोंद उत्पादित करने से कराया गोंद जो है सबसे बेस्ट जो मिला है वो गोंद उत्प्रेरक तकनीक से मिला है जी। और उसी तरीके से बबूल गोंद भी हम उत्पादन कर सकते हैं अगर हमारे पास बबूल का वृक्ष उपलब्ध है। हमारे पास एक गोंद और राल का फार्म है हमारे संस्थान में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनका प्लांटेशन किया गया है, लेकिन अभी उससे गोंद उत्पादित नहीं किया जा रहा है। अच्छा सर, जब तक किसानों को ये न बताया जाए कि इससे उनको फ़ायदा होगा, तब तक वो कृषि में इस क्षेत्रों को या इन सब्जेक्ट को जो है शामिल नहीं कर सकते। तो उनको कैसे इससे फ़ायदा हो सकता है या इस पे संस्थान किस रूप में काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई हैं जी, वो लोग जो भी पारंपरिक तरीके से अपना खेती करते हैं या वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उससे जो आमदनी होती है उस आमदनी के साथ साथ और ज़्यादा आमदनी हमको कैसे मिले, उसके लिए हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक गोंद हैं वो वृक्षों से उत्पादित कर सकते हैं। और वृक्षों से गोंद उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ हैं। जैसे बबूल का गोंद उत्पादन करने के लिए एक गोंद उत्प्रेरक तकनीक होता है, जिसमें हम बबूल का जो वृक्ष होता है उसके तने पर एक छेद कर देते हैं और उसमें गोंद उत्पादक करने के लिए एक वृक्ष वृद्धि नियंत्रक डालते हैं। उसके पश्चात जो वृक्ष की टहनियाँ होती हैं उस पर प्राकृतिक रूप से छिद्र होते हैं और उनके पास क्रैक्स होते हैं, तो उसी क्रैक्स से हमारा जो गोंद होता है वो उत्पादित होता है और बूंद के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। इसी तरीके से गोंद कराया का उत्पादन करने के लिए भी हम लोगों ने जब परीक्षण किया है तो यह पाया है कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से गोंद निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हम लोगों ने छोटा सा कहिए उपकरण विकसित किया है, जिसको अगर हम ले जा कर के और उसका उपयोग करते हैं तो कुछ ही मिनटों में हम गोंद उत्पादन करने के लिए ब्लेजिंग कर सकते हैं और काम करने वाले आदमी को भी थकान नहीं होती है। कम समय में हमारा ब्लेज विकसित हो जाता है और जो ब्लेज विकसित होता है उस ब्लेज में जो भी किनारे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं,
तथा गोंद उत्पादन लगभग 4 से 5 घंटे में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि 1 महीने या 15 दिन या 21 दिन बाद जा कर के हम इजीली एकत्रित कर सकते हैं। और ये जो गोंद है उत्पादित किए हुए, अगर हम इसको एकत्रित करके गांव लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे समूह बना करके कार्य करें तो इसको इकट्ठा करके बाज़ार में बेचा भी जा सकता है, जिससे हमारे किसान भाई आमदनी ले सकते हैं। और यह एक जो है अल्टरनेट एरिया है अधिक गोंद उत्पादन करके और लाभ कमाने का। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ झारखंड के जो किसान हैं इसके मार्केट को तलाशे कैसे उनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर बिक सकता है, या जैसे उत्पादित हुआ है रॉ के रूप में, या इसको रिफाइन करने की भी कोई प्रक्रिया है जो कि किसान कर सकते हैं। जो भी गोंद उत्पादित होता है उसमें उसको रिफाइन करने के लिए अभी हमारे पास ऑटोमेटिक टाइप का मशीनरी उपलब्ध नहीं है। गांव स्तर और ब्लॉक लेवल पे ही ये मैनुअली ये कुछ वर्कर मिल करके उसकी सफाई करते हैं, जो कि गोंद का जो रंग होता है उसके अनुसार और जो अशुद्धि होती है उसके अनुसार अलग अलग वर्गीकरण करके बेचा जाता है। और इस तरीके से वर्गीकरण किया हुआ जो भी अच्छा उत्पाद होता है उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, और जिसमें अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी कीमत थोड़ा कम मिलती है। लेकिन इस कार्य को अगर हम करते हैं तो गांव लेवल में जैसे लाख का स्थानीय बाज़ार में बिक्री किया जाता है उस तरीके से बिक्री कर सकते हैं। अथवा जो भी हमारे गोंद बेचने वाले ट्रेडर्स हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है और उनकी सहायता से इसको आसानी से बेचा जा सकता है। गोंद का क्या उपयोग है? गोंद का उपयोग बेसिकली जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उसमें जो हमारा नमी होता है उसको बनाए रखने के लिए तथा उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इसको उपयोग करने से पहले हम लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो है बनाने पड़ते हैं, और उसमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हमारे गोंद है वो कितना प्रतिशत तक उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में भी गोंद का उपयोग हम कर लेते हैं किसी भी प्राकृतिक उत्पाद को बनाने के लिए, तो हमारा जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है तथा हमारे किसान भाइयों को लाभ होता है। गोंद उत्पादन करने में सबसे पहले तो सावधानी यही रहना चाहिए कि जो हमारा वृक्ष है उस पर बहुत ज़्यादा हम घाव न बनाएं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा घाव बना देंगे तो हमारा वृक्ष जो है काफ़ी दिनों तक नहीं चलेगा और मर जाएगा। तो उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से गोंद उत्पादन करने की तकनीकी उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों से विभिन्न प्रकार के गोंद उत्पादित किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि बबूल गोंद उत्पादन करने के लिए गोंद उत्प्रेरक तकनीक है। कराया गोंद उत्पादन करने के लिए हम लोगों ने एक ब्लेजर विकसित किया हुआ है तथा साथ ही साथ उत्प्रेरक तकनीक को भी उपयोग किया है। तो इसमें हमने यह देखा है कि अगर हम गोंद उत्प्रेरक तकनीक का उपयोग करते हैं तो हमारा जो गोंद निकलता है वो अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन जो अधिक मात्रा में हमारा गोंद निकलता है उसकी तुलना में अगर हम प्राकृतिक तरीके से गोंद निकालते हैं, ब्लेजर का उपयोग करते हैं, तो गोंद की मात्रा थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है, प्योरिटी अच्छी होती है। तो किसान भाइयों देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि जो गोंद की उत्पादन तकनीक है वह क्या है और इसकी उपयोगिता किस रूप में है, और आने वाले समय में अगर आप इससे जुड़ते हैं तो निसंदेह आपको लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाई जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। देखा ना किसान भाई बहनों, बातें करते करते कब समय हो गया इसका पता ही नहीं चला। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।